हाथ पैरों में जो धुजनी होती है, लोगों को कपकपी होती है, पैरों में कपकपी होती है, लिखते समय उनके हाथ ऐसे वाइब्रेट होते हैं, किसी चीज को ग्लास को उठाते समय हाई वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेशन जो होती है क्यों होती है? मेडिसिन, ट्रीटमेंट, डिसीज, तीनों चीजों के बारे में समझेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कैसे होता है और क्या ट्रीटमेंट है। पहली चीज, कोई भी पर्सनल आम आदमी जो मेडिकल फील्ड से ना हो अपनी मर्जी से दवाइयां ना खाए, डॉक्टर की सजेशन से ही खाए। हमारी वीडियो ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर, नर्सिंग, फार्मासिस्ट के लिए बनाई जाती है। ट्रिमर, हाथ पैर कपकपाना क्या होता है समझिएगा, क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या दिक्कत होती है। इन मेडिकल टर्म इट इज कॉल्ड अ ट्रिमर और ट्रम्बलिंग, यानी कि मेडिकल की भाषा में से ट्रिमर या ट्रम्बलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का हाथ लिखने में कपकपाना, किसी चीज को होल्ड, ग्लास पकड़ा है तो कपकपाना, इस तरह से समस्या बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो क्या प्रॉब्लम होती है? दिस इज इनवॉलेंट्री डिसीज इन विच लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कि देखिएगा बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, इसमें एक वर्ड आया है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री को इसको हाईलाइट कर देता हूं। दिस इज इनवॉलेंट्री डिसीज इन विच लॉस ऑफ कंट्रोल। इनवॉलेंट्री, देखो दो तरह की मांसपेशियां हमारे शरीर में होती है, एक होती है वॉलेंटरी, एक होती है इनवॉलेंट्री। आप मेडिकल से, इसलिए मैं आपको बहुत क्लियर करूंगा, समझिएगा। डिसीज ट्रीटमेंट तो समझ ही लेंगे बट एक्चुअल में प्रॉब्लम तो समझ में आया हमें। तो उसमें क्या होता है, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी वो होता है जो कि हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे कि मैं बोल पा रहा हूं, आपको पढ़ा पा रहा हूं, मेरे जो मुंह की जो मांसपेशियां है ये मेरे कंट्रोल में है, मैं अपने अकॉर्डिंग हाथ को हिला पा रहा हूं, मैं लिख पा रहा हूं, मैं हिल पा रहा हूं, ये सब वॉलेंटरी है। अगर मैं बात करूं मेरे हृदय की, तो क्या मैं अपने हृदय को धड़काता हूं, अपने आप ही पंप करता है, वो इनवॉलेंटरी है। मतलब ऐसी गतिविधियां जो शरीर में अचानक होती है इनवॉलेंटरी कहलाती है, और जिसको हमारे द्वारा करना पड़ता है वो वॉलेंटरी कहलाती है। परंतु हमारी जो वॉलेंटरी, अब जैसे मैं हाथ है मेरे अकॉर्डिंग लिख सकता हूं, ये वॉलेंटरी है, कंट्रोल में। परंतु बीमारी होने पर, नर्वस सिस्टम के डैमेज होने पर या कुछ प्रॉब्लम न्यूरॉन्स में होने पर, ये जो है मेरा यहाँ का वॉलेंटरी मसल्स अपने आप खत्म हो जाता है, इनवॉलेंटरी में बदल जाता है। मतलब ये अपने आप धूजने लगेगा, मैं हिलाऊंगा नहीं तो भी धूजेगा। अभी तो मेरा वॉलेंटरी है, कंट्रोल में है, बट जब ये इनवॉलेंटरी यानी कि अनैच्छिक गतिविधि करेगा, जब मेरे इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं करेगा, तो ये ट्रम्बलिंग करता है, इसे इनवॉलेंटरी कहते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। इन This is neurological disorder in which voluntary muscles work like as involuntary muscles। मैंने आपको वही चीज पहले समझा चुका हूं कि यह न्यूरॉन की बीमारी होती है जिसमें हमारी वॉलेंट्री मांसपेशियां इनवॉलेंट्री की तरह कार्य की भांति कार्य करती है। इनवॉलेंट्री का मतलब तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया भैया क्या होता है। वॉलेंट्री का मतलब भी समझा दिया कि भैया ऐसी गतिविधियां जो हमारे द्वारा की जा सकती हैं, जैसे हाथों का हिलना, बात करना और पैरों का चलना, हाथों का हिलाना वॉलेंट्री है, पर बीमारी होने पर मेरे हाथों से कंट्रोल हट जाएगा और ऐसे ऐसे ट्रम्बलिंग मुझे होने लगेगी उसमें। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। सिम्टम्स की बात करते हैं, क्या लक्षण जब भैया ट्रम्बलिंग या होता है तो क्या होता है। शेकीनेस यानी कि कपकपी होना, ऐसे ऐसे कपकपी होती है, कपकपी होने लगना। और शेकीनेस फिंगर यानी कि उंगलियों का कभी कभी ऐसे ऐसे ऑटोमेटिकली उंगलियां ऐसे ऐसे हिलती रहती है, बुजुर्गों में आपने देखा होगा, क्योंकि वो तो एज का प्रॉब्लम है, बट जवानों को भी होता है, मतलब वो बीमारी है, डिसीज है। ठीक है। शेकीनेस लेग, ऐसे ऐसे पैर थर 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 पैर को कपकपाना। ठीक है, बैठ ना पाना, खड़े होने में से पैर कपकपाते उसके। शेकीनेस वॉइस, बात करते समय जो टंग होती है वो भी लड़खड़ाती है, शेकीनेस ऑफ वॉइस। डिफिकल्टी इन ड्राइंग यानी कि लिखते समय कोई लिख नहीं पा रहा है, ऐसे से उल्टे उल्टे हाथ चल रहे हैं, उसके ड्राइंग प्रॉब्लम हो सकती है। अनेबल टू होल्डिंग, वस्तुओं को पकड़ने में समस्या होना, पेन को पकड़ना, ग्लास को किसी भी चीज को पकड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना, ये सारे लक्षण जो है एक मरीज में देखने को मिलेंगे जिसे ट्रम्बलिंग डिसऑर्डर होता है। आगे बढ़ता हूं मैं। कॉजेस, ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि मरीज के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली चीज है जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ अनुवांशिक प्रॉब्लम भी होती है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण भी हो सकता है। एक पॉइंट मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, एक होता है जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, या फिर जो मैं आपको बात करूँ कोई भी ऐसे नशे वाली चीजों का सेवन कर रहे हैं, उनके ट्रम्बलिंग प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप देखते हो कोई मतलब कुछ अलग ही नशा कर रहे हैं, सूखे नशे कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है ऐसे ऐसे हाथ धुज जाते हैं उनके। अगर आपने किसी को देखा होगा एडिक्टेड पर्सन को, तो उसमें क्या होता है ऐसे हाथ धुजते हैं, उनके बॉडी एकदम कपकपाती रहती है, उनमें इनवॉलेंटरी प्रॉब्लम्स होने लगती है नशे की वजह से भी, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, भैया कोई नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर आ गया हो या न्यूरॉन्स में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तब हो सकता है।
पार्किंसन एक बीमारी होती है, पार्किंसन डिजीज के बारे में आपको बाद में कभी एक्सप्लेन करूंगा, बट उस डिसीज में भी हो सकता है। ब्रेन इंजरी यानी कि कभी क्या हुआ कि कोई व्यक्ति गिर गया या चोट लग गई, उसके सर में चोट लगने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम इस तरह की देखने को मिल सकती है यहाँ पे आपको, ठीक है। लीवर किडनी फेलियर, अगर किसी व्यक्ति में लीवर या किडनी का फेलियर हो जाता है तब भी आपको ये दिक्कतें देखने को मिल सकती है। एंजाइटी, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तनाव। जो तनाव में जो व्यक्ति रहते हैं ना, एंजाइटी में ऐसे सहमे से रहते हैं, उनको धुजनी चलती है हाथों में पैरों में। तो कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं मेरे को तो कुछ नहीं है, एंजाइटी नहीं है, बट उसकी डायग्नोसिस करना, हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एंजाइटी सबसे इंपॉर्टेंट कारण बनता है हाथों पैरों का कांपना, तनाव में रहना, डिप्रेशन में रहना, उसकी वजह से भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आप पेशेंट को डायग्नोस करो, जब भी पेशेंट आता है अच्छे से उसकी हिस्ट्री लो। ऐसे नहीं आया 2 मिनट बिठाया लिखा छोड़ दिया उसको, कभी भी ऐसे नहीं करना है। पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री हमें चेक करना होती है ऐसी प्रॉब्लम्स में। ओल्ड एज, देखो ओल्ड एज तो कॉमन है भैया, बुजुर्ग सबको बूढ़ा होना है, जो बुढ़ापा रहता है उसमें ये प्रॉब्लम होती है, कॉमन है वो तो। इसके अलावा मेडिकल साइड इफेक्ट, हाँ बिल्कुल, अगर किसी दवाई ने ऐसा साइड इफेक्ट कर दिया हो तब भी ऐसा हो सकता है आपको। इसके अलावा ऑथेंटिक मेडिसिन साइड इफेक्ट, एक मिनट मैं इसको करेक्ट करता हूँ, ये थोड़ा सा गलत हुआ है, अस्थमेटिक मेडिसिन है यहाँ पे, इसको आप एक बार कट कर लीजिएगा गाइस। ये ऑथेंटिक कुछ लिखा गया है, वो बाय मिस्टेक टाइपिंग का प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप ये अस्थमेटिक यानी कि अस्थमा से जो जुड़ी हुई दवाइयाँ होती है ना, वो कभी दुष्प्रभाव दिखाते हैं ना, अस्थमेटिक मेडिसिन में तब भी हो सकता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है। ज्यादातर प्रॉब्लम विटामिन डी की कमी से होती है। अगर ऐसे कपकपा रहे हाथ ऐसे, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल कम है। तो करना क्या है, विटामिन डी की डायग्नोसिस करवा लो, टेस्ट करवा लो। विटामिन डी का लेवल कम आता है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं, डायग्नोसिस। अब मरीज का निदान कैसे करोगे, पता कैसे लगाओगे उसको क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से उसको हो रहा है। पहला है हिस्ट्री, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेना, जिससे हम एंजाइटी के बारे में समझ पाएंगे कि मरीज तनाव में तो नहीं है। ब्रेन सीटी स्कैन, मस्तिष्क में जो सीटी स्कैन होता है, आप ब्रेन का सीटी करवा सकते हो या एमआरआई प्रिस्क्राइब पेशेंट को की जा सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन, भौतिक परीक्षण, मतलब फिजिकली आप पेशेंट को बिठा के देख सकते हो कि ट्रम्बलिंग हो रही है, उसके हाथ कपकपा रहे हैं क्या, उससे लिखवा के आप देख सकते हो, आगे दिखाया मैंने। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कुछ मशीन से न्यूरोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे आप न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो। ड्राइंग टेस्ट, यानी कि किसी से कुछ चित्र वित्र बनवा के देखो, वो अगर ठीक से बना पा रहा है, गोल घेरा बनवा ऐसे धूज रहे, मतलब ट्रम्बलिंग वहां समझ में आ जाएगी। तो ये बेसिक डायग्नोसिस है जो आप पेशेंट को करवा सकते हो। इसमें विटामिन डी का एक टेस्ट आप एग्जांपल लैब टेस्ट में ले सकते हो। आते हैं ट्रीटमेंट के ऑप्शन के ऊपर, क्या ऑप्शन बनते हैं हमारे पास। पहली चीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपने देखी होगी, आप एक बार समझिएगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है, वो भी कर सकते हो। स्पीच थेरेपी भी होती है, पेशेंट से बुलवाना, स्पीच थेरेपी उसको देना। फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी आप इसको कह सकते हो। फिजियोथेरेपी से भी काफी अच्छा इफेक्ट पेशेंट के अंदर लगता है। तीन इसके जो है ट्रीटमेंट बन सकते हैं। अब आते हैं मेडिकेशन के ऊपर कि क्या मेडिकेशन। देखिए गाइज, ऐसी प्रॉब्लम्स में मेडिकेशन ऐसे होता है कि पूरी चीज आपको समझना पड़ती है, बट फिर भी मैंने आपको कुछ लिया है। जैसे विटामिन डी के कैप्सूल्स बनते हैं। अगर पेशेंट में विटामिन डी की कमी की वजह से, पहले डायग्नोसिस करना है, फाइनल डिसीजन ले रहा है कि पेशेंट के ट्रम्बलिंग क्यों हो रही है, उसका कारण पता लगने के बाद विटामिन डी की कैप्सूल, अगर विटामिन डी का लेवल है तो विटामिन डी कैप्सूल। इफ डिसीज डेवलप ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी देन यूज दिस कैप्सूल। कैप्सूल्स आपको विटामिन डी के मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, 4 कैप्सूल्स का ये आता है। यह बीमारी विटामिन डी की, यदि कोई बीमारी विटामिन डी की कमी से हुई है तो विटामिन डी सप्लीमेंट इस्तेमाल की जा सकते हैं। पेशेंट शुड बी टेकन, डोजेस देख लो, पेशेंट शुड बी टेकन 1 कैप्सूल पर वीक सेम टाइम आफ्टर टेकिंग मील। यानी पेशेंट को कब प्रेस्क्राइब करना है, मरीज को कैप्सूल लेना है दिन में एक बार लेना है, हफ्ते में, यानी कि दिन में आज एक बार ले लिया, अगले हफ्ते फिर लेगा, फिर नेक्स्ट वीक फिर लेगा। इस तरह से वो नेक्स्ट वीक के अकॉर्डिंगली उसको ले सकता है, ठीक है। जब तक उसको, इसके कुछ सचेट भी अवेलेबल रहते हैं, सचेट फॉर्म में भी रहता है, सचेट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट ऑप्शन बनता है प्राइमिडोन टैबलेट। प्राइमिडोन टैबलेट क्या होती है समझेगा। दिस टैबलेट रिड्यूस द हाइपर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। ब्रेन इसको ब्रेन कीजिएगा, थोड़ा सा गलत हुआ है ना, ब्रेन कर लीजिएगा। ब्रेन यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर अगर हाइपर एक्टिविटी हो रही है, हाइपर एक्टिविटी का मतलब है अगर कोई गतिविधि अधिक हो रही है तो उसको कम करने से, अब इससे होगा क्या, हाइपर एक्टिविटी से क्या होगा, बॉडी में ज्यादा ट्रम्बलिंग होने लगेगी, तो एक्टिविटी को नॉर्मल करने में आप प्राइमिडोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो, पर डायग्नोसिस होने के बाद कि उसको ये प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। ठीक है, इट्स स्टैंडर्ड डोज इज, स्टैंडर्ड डोज की बात करूं प्राइमिडोन की तो 100 से लेकर 200 mg तक बीडी, डिपेंड करता है पेशेंट की नीड पे। लिखा है इस दवाई का इस्तेमाल मरीज में 100 से 200 mg तक इस्तेमाल की जा सकती है। दिन में 2 बार 2 डोज में देना है, एक मॉर्निंग में और एक शाम के टाइम पे, जब और बाकी मरीज की अवस्था पर निर्भर करता है। देखिए ये तो स्टैंडर्ड डोज मैंने बता दिया, पर पेशेंट आएगा तो एडल्ट है, उसके अंदर कितनी प्रॉब्लम है क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही डोज उसका प्रिस्क्राइब होता है। ठीक है, प्राइमिडोन की टैबलेट आती है, यूएसपी है, 50 mg की टैबलेट इसके अंदर निकलेगी, बाकी आप 100 से 200 mg तक प्रिस्क्राइब पेशेंट को कर सकते हैं स्टैंडर्ड डोज। ठीक है, अब आती है अल्प्राजोलाम। अल्प्राजोलाम क्या होती है, इट इफ डिसीज डेवलप ड्यू टू एंजाइटी देन यूज दिस टैबलेट। यदि किसी कारण से मरीज के तनाव है और उस कारण से बीमारी अगर हुई है तब इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, अल्प्राजोलाम। अल्प्राजोलाम याद रखिएगा सफिक्स है जोलाम, लाम या पाम, लास्ट में किसी भी दवाई में लाम या पाम आता है मतलब वो एंटी एंजाइटिक मेडिसिन है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये क्या करती है, रिड्यूस करती है हमें, अगर पेशेंट को एंजाइटी है, तनाव ज्यादा है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज एंटी एंजाइटिक मेडिसिन दैट इज रिड्यूस द एंजाइटी, वही चीज बोली है कि एंटी एंजाइटिक मेडिसिन होती है अल्प्राजोलाम आईपी। स्टैंडर्ड डोज इज 0.25 mg से लेकर 1.0 mg TDS दिन में 3 बार पेशेंट को दी जाती है। परंतु मैंने फिर भी आपको बोलूंगा ये बहुत ही प्रिस्क्राइबल मेडिकेशन होती है, प्रिस्क्रिप्शन से ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। बट स्टैंडर्ड डोजेस फिर भी अगर आपको देखना है तो इसको ये डोजेस आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब होता है, पर पेशेंट की नीड पे, कितनी एंजाइटी है, उसकी बॉडी कैसी है, सारी चीज, वेट कितना है, सब चीजें देखकर ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब होती है। मैं नेक्स्ट आती है मिराटाजेपिन। मिराटाजेपिन भी एक टैबलेट बनती है, काफी अच्छी टैबलेट बोलते हैं इसको भी, मिराटाजेपिन। दिस इज ऑल्सो एंटी एंजाइटिक, ये भी एंजाइटी की मेडिसिन है, एंजाइटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है। और एंजाइटी का ड्रग वर्ग लेता है ना पेशेंट, ड्रग्स की वजह से उसके हैंड शेक कर रहे हैं या कोई ऐसा नशा कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट है वो तनाव में आ जाता है, उस अवस्था में भी हमको ये मेडिसिन जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब हम कर सकते हैं। दिस टैबलेट यूज इन सीवियर एंजाइटिक कंडीशन, अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा एंजाइटी है, ज्यादा एंजाइटी, हाइपर एंजाइटिक पेशेंट है, तब इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डोजेस की बात करूंगा इसके मैं, इट्स स्टैंडर्ड डोजेस 15 to 45 mg पर डे, यानी कि 15 से 45 mg तक पेशेंट को उसकी नीड के, वजन के, जरूरत के हिसाब से दी जाती है। बट डोज कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट नीड एंड कंडीशन, यानी कि मरीज की अवस्था पर निर्भर करता है कि पेशेंट को कितनी मात्रा में ये मेडिसिन